जय हिंद साथियों। आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। ठीक है, आते हैं अपने 38 वाले क्वेश्चन पे। देखिए, हमने पहले भी आपको बताया था कि 1 से लेकर 37 तक हमारे हिंदी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और 38 नंबर से हमारे जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उल्लास ऐप। ठीक है, और पूछा है जो उल्लास ऐप है ना, इसका पूर्ण नाम बता दीजिए क्या है। ठीक है, तो उल्लास ऐप जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है? जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, कौन? धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, किस ऐप को? उल्लास ऐप को। अच्छा, इसका पूर्ण रूप आपसे पूछा है, तो इसका जो पूर्ण रूप होगा साथियों, वो होगा अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया? ठीक है, उल्लास ऐप का फुल फॉर्म अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका मोटिव भी तो पूछेगा ना। तो देखिए, इस ऐप का जो उद्देश्य है ना, ये बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देना है। क्या है? जो बुनियादी शिक्षा है इसको क्या करना है? बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि पीएम प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से साथियों? तो है आपका कृषि क्षेत्र से। ठीक है, कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 नवंबर को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। कह रहा है हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, बताइए किसको नियुक्त किया गया है? तो अनित शाह को नियुक्त किया गया। ठीक है, किसको? अनित शाह, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे जो क्वेश्चन दिया है 43 वाला, इसमें क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ आपकी मुद्रा दी गई है और एक तरफ देश दिया गया है, ये बताना है कि कौन सी मुद्रा किस देश की है। ठीक, अब बताइए रिंगित मुद्रा किस देश की है? तो रिंगित जो है साथी वो कहाँ की है? मलेशिया की है। कहाँ की? मलेशिया की। पहले यानी ए का तो 4 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें बी, जिसमें दिया है बहत। अब बहत कहाँ की मुद्रा है? तो बहत जो मुद्रा ये है थाईलैंड की। कहाँ की है? थाईलैंड, यानी 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद रिपुआ, ठीक है, सॉरी रुपया। रुपया कहाँ की है? तो रुपया आपकी इंडोनेशिया की है। ठीक है, रुपया कहाँ की है? इंडोनेशिया की, यानी 1 है। अब वान कहाँ की मुद्रा है साथियों? तो अब हमारा बच गया दक्षिण कोरिया। तो वान कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की। ठीक है, यानी 2, यानी 43/12 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए 43/12 दिया कहाँ पे है? तो 43/12 आपका दिया ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, 43/12। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है सांगकेन खालिस्तान एक पर्व है। अब बताइए किसका पर्व है? एक जैनों का है, सिखों का है, बौद्धों का है, ईसाइयों का है? तो ये बौद्ध लोगों का है। ठीक है, बौद्ध लोगों का एक क्या है? पर्व है। ठीक है, कौन सा? सांगकेन। अच्छा, और हम बात करेंगे पर्व के बारे में जो बौद्ध लोग हैं। देखिए सांगकेन बौद्ध का त्यौहार हमने बता ही दिया। अच्छा, हम बात करें आपको कि अन्य जो बौद्ध त्यौहार हैं उनके बारे में। ठीक है, देखिए एक है बुद्ध पूर्णिमा, एक है हेमिस महोत्सव, एक है लोसर महोत्सव, एक है लुम्बिनी महोत्सव, फिर उसके बाद परिनिर्वाण दिवस और रूमटेक चाम महोत्सव। ये सब किनके? ये बौद्ध लोगों के क्या है? त्यौहार है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो कौन सा बना होता है वो? तो चिक्का बना होता है। क्या बना होता है? चिक्का, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस बताइए कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है साथियों वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं। देखिए 10 जनवरी को क्या विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रथम जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये कब और कहाँ हुआ था? तो जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ना, ये 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में हुआ था। कहाँ पे? नागपुर में। ठीक, अच्छा पूछ दे 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक, तो 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक, आगे जाकर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 1869 में खालिस्तान नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। वो ऐसी कौन सी नहर है जिसको खोल देने से ना भारत और यूरोप के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, ठीक है, वो दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? बताइए पनामा नहर थी, कील, स्वेज, गिल्गा, डॉन, या कौन सी इसमें नहर थी? तो वो थी साथियों आपकी
स्वेज नहर। कौन सी? स्वेज नहर, ठीक है। इसको खोल देने से भारत और यूरोप के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ठीक है, तो वो जो दूरी है वो घट के कितने 7,000 किलोमीटर की दूरी मतलब घट के कम हो गई थी, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम स्वेज नहर की, देखिए स्वेज नहर के खुलने से भारत से यूरोप की जो दूरी है वो 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। यह जिसमें समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। मतलब जो भूमध्य सागर है, ठीक है, उसको किससे जोड़ती है? ये लाल सागर से जोड़ती है, राइट। ये नहर आधिकारिक रूप से जो है 17 नवंबर 1869 को खोली गई थी, चूंकि यहाँ दिया ही 1869, लेकिन पूरा डेट क्या है? 17 नवंबर 1869। इस डेट को क्या हुई थी? स्वेज नहर खोली गई थी, राइट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? बताइए मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो इसकी जो दूरी होती है साथियों वो 42.195 होती है। कितनी? 42.195 किलोमीटर। ये तो देखिए, ये तो फुल मैराथन। ऐसे अगर आपसे हाफ मैराथन पूछ दे, ठीक है, हाफ मैराथन, तो इसकी जो दूरी होती है ना, ठीक है, इसकी जो दूरी होती है वो 21.0975 किलोमीटर होती है। कितनी? 21.0975 किलोमीटर की होती है। किसकी? हाफ मैराथन की, राइट। और फुल मैराथन हमने आपको बता दिया 42.195 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। कह रहा है सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब सीआरपीएफ का आपसे फुल फॉर्म पूछा है। बताइए सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स होता है? नहीं, ये तो गलत है। चेन्नई रेलवे पुलिस कोई मतलब ही नहीं है। या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, या सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स नहीं होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50 पे। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल की बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को खाली स्थान दौड़ने की जरूरत होती है। अब देखिए दौड़ इसमें होता है जो ना, एक होता है मेल्स के लिए, एक होता है फीमेल्स के लिए। जो फीमेल्स के लिए दौड़ होती है उनकी डिस्टेंस कम होती है, ठीक है, और मेल्स की ज़्यादा होती है, ठीक, और समय भी ज़्यादा होता है मेल्स का, और फीमेल्स का समय कम होता है। तो अगर हम बात करें जो मेल्स होते हैं ना, इनकी जो दौड़ होती है साथियों 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर होती है। मतलब 25 मिनट में इनको 4800 मीटर दौड़ना होता है। कितना? 4800 मीटर कहिए या तो 4.8 किलोमीटर कह दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो 25 मिनट में कितनी 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें फीमेल्स की, इनका क्या होता है साथियों, जो फीमेल्स होती है ना उनको 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है। कितना? 2.4 किलोमीटर। कितने मिनट में? 14 मिनट में, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ठीक है, किसकी सीमा नेपाल देश के साथ लगती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देखिए अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ ही जो 7 जनपद है, कितने? 7 जनपद जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। वो कौन कौन से जनपद है? देखिए सबसे पहले हमारा आता है पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत जिसे हम बांसुरी उद्योग के लिए जानते हैं, ठीक है, यहाँ की बांसुरी फेमस है। उसके बाद लखीमपुर खीरी, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा है? लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है? जनपद है। उसके बाद है बहराइच, फिर आएगा श्रावस्ती, फिर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, उसके बाद महाराजगंज। तो हमने क्या बताया कि यूपी जो है, ठीक है, यूपी अपनी जो है 7 जनपद के साथ क्या करता है? नेपाल के साथ सीमा को साझा करता है, ठीक। यानी यूपी के 7 जनपद जो हैं वो क्या करते हैं? नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। वो कौन कौन से जनपद हमने आपको बताया? वो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, उसके बाद बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और महाराजगंज, ठीक। और आपसे यही पूछा है कि कौन सा ऐसा जनपद है जो यूपी का जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो आपका महाराजगंज है, ठीक है, महाराजगंज। देखिए गोरखपुर नहीं करता है, बलिया भी नहीं करता है और बस्ती भी नहीं करता है। बलिया के बारे में हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का अगर पूछे सबसे पूर्वी जिला तो बलिया है, ठीक। कौन सा है? बलिया। और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है, राइट। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहा उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है? तो कलिंजर का किला कहाँ पे स्थित है? बांदा जनपद में, ठीक है, बांदा जनपद में स्थित है, ठीक है। अच्छा अगर इसकी बात करें हम तो देखिए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कलिंजर का किला बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और स्मारक, ठीक है, दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? 9 पाए जाते हैं, 9। यानी ऑप्शन नंबर आपका इसका
सी हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 9 हैं। कौन कौन से, इसको एक बार देख लीजिए। एक है आपका तराई वाला, ठीक, उसके बाद पश्चिमी मैदान, फिर मध्य पश्चिमी मैदान, फिर है दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क, फिर आए मध्य मैदान, फिर बुंदेलखंड, उत्तरी पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान, और उसके बाद लास्ट कौन सा है? विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो हमारे कितने 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं अपने यूपी में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। कह रहा है जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है? बताइए। एक बात बताते हैं आपको। देखिए, जो जीएसटी होता है ना, सबसे पहले इसकी ये बात देखिए कि जो फुल फॉर्म इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी वस्तु एवं सेवा कर होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात क्या करते हैं इसमें कि आपसे ये पूछा था कि जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी दर लागू नहीं होती है? कौन सी लागू नहीं होती है? ठीक है, देखिए 5% ये भी स्लैब है। ठीक है, जीएसटी की जो 5% वाली स्लैब ये है, 12% भी है, 18% भी, लेकिन 22% जीएसटी नहीं है। ठीक है, और आपसे यही पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो आपकी 22% वाली स्लैब नहीं है। बाकी 5%, 18% और 22% ये तीनों है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कि जीएसटी में कितने 5 मूल दरें शामिल होती हैं, कितनी 5 हैं? एक है 0%, उसके बाद है 5%, 12%, 18% और मैक्सिमम 28% वाली स्लैब है। ठीक है, तो हमने क्या बताया जीएसटी में कितनी है? जीएसटी की जो दर है वो कितनी 5 है। कौन कौन सी? एक है 0%, ठीक है, उसके बाद एक है आपकी 5%, उसके बाद आपकी एक है 12%, फिर उसके बाद 18% और एक है उसके बाद 28%। 28% जो है ये मैक्सिमम स्लैब आपकी है। राइट, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी को आर्थिक सुधार केंद्र में किस सरकार द्वारा लाया गया था? ठीक है, किस सरकार द्वारा लाया गया था? ये था पीवी नरसिम्हन सरकार, मतलब पीवी नरसिम्हन राव सरकार के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हन सरकार के द्वारा इसको लाया गया था, किसको? एलपीजी को। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 58 पे। कह रहा गंडक परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो किसकी है? उत्तर प्रदेश और बिहार की जो है संयुक्त परियोजना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो गंडक परियोजना जो है किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों की क्या है? एक संयुक्त परियोजना है। कौन सी? गंडक परियोजना। ठीक है, अच्छा अगर पूछते माता टीला, देखिए जो माता टीला परियोजना है ना, ये उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो गंडक हमने क्या बताया? उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है, और माता टीला परियोजना जो है उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की क्या है? आपकी संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 59 पे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछा है, तो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? एंडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो हमने बता दिया एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पूछे आपसे, तो एकांका गुहा है। क्या है? एकांका गुहा। राइट, अच्छा अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चात एंडीज पर्वत श्रृंखला दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब 60 की। कह रहा भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? अब देख, कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, इनमें से कोई नहीं है, इंदिरा पॉइंट है। तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पे स्थित है? ये ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। ठीक है, जैसे ये आपका भारत है, ठीक है, तो यहाँ आपका कन्याकुमारी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप है। ठीक है, तो जो ग्रेट निकोबार द्वीप है ना, यहीं पे आपका क्या है? सबसे जो मतलब भारत की क्या पूछा? सबसे सुदूर, मतलब सबसे दूर वाला। ठीक है, वही पूछा है कि भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वो तो इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, और उत्तर में क्या आपका? इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल। ठीक है, अच्छा अगर पूछ दे आपसे कि इसका अन्य नाम क्या है? ठीक है, जो इंदिरा पॉइंट है इसका अन्य नाम क्या है, या इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है साथियों पिग्मेलियन पॉइंट। इसको किस नाम से जानते थे? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से। ठीक है, अब भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कुमेरिन यानी कन्याकुमारी, ठीक, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया था? बताइए किसको दिया था? लखनऊ हवाई अड्डा को नहीं, कानपुर को भी नहीं दिया था, ये दिया है कुशीनगर हवाई अड्डे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का एक प्रसिद्ध शासक था? शुंग वंश का बता दीजिए। तो था साथियों आपका पुष्यमित्र शुंग था। कौन? पुष्यमित्र शुंग, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने
ठीक है। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित कौन थे? पतंजलि थे, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजपुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। कह रहा है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था को करने वाला, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था को करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? बताइए, अलाउद्दीन खिलजी था, या एफएसटी था, अकबर था, कि औरंगजेब था? उसके साथ ही फिरोज शाह तुगलक था। कौन? एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था? तो आपका एफएसटी ही था, मतलब फिरोज शाह तुगलक जो है ना, इसने क्या किया था कि इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 64 पे। कह रहा आदि ग्रंथ, ठीक है, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने किया था? किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने? गुरु अर्जुन देव, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा अभिनव भारत गुप्त संस्था का गठन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने किया था? तो किसने किया था साथी? तो वो किया था आपका बीडी सावरकर जी ने। किसने? बीडी सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर पूछ दे आपसे कि एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, नहीं जलियांवाला आई तो अगले क्वेश्चन में ना, वैसे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए, पूना पैक्ट, जलियांवाला बाग कांड, भारत छोड़ो आंदोलन, या माउंटबेटन योजना है? देखिए, सबसे पहले आपका हुआ था जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग जो कांड हत्याकांड है ये हुआ था 1919 को, 1919। ठीक है, यानी पहले आपका आ गया जलियांवाला बाग कांड, ठीक, पहले नंबर पे, यानी पहले आपका 2 आएगा। ठीक, उसके बाद आपका क्या हुआ? उसके बाद हुआ पूना पैक्ट, ये हुआ था 1932 में, 1932 में हुआ, यानी पूना पैक्ट, यानी 2 के बाद 1 आएगा। ठीक, देखिए 2 के बाद 1 यहाँ नहीं है, 1 यहाँ नहीं है, लेकिन बी और सी दोनों में है। आगे देखते हैं। उसके बाद आपका आया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कब आया था? 1942 में आया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, यानी 2134, क्या है? 2134। और माउंट बेटन योजना कब आई थी? ये 1947 में आई थी। कब आई थी? 1947 में आई थी, राइट। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिकाएं भाग 9 क में है, सहकारी समिति भाग 9 ख में है, या अधिकरण भाग 10 में है? और क्या पूछा था आपसे? सही सुमेलित नहीं है, मतलब 3 क्या है आपकी सही है और 1 गलत है, उसी गलत को बताना है आपको। तो देखिए अधिकरण जो है भाग 10, यही हमारा क्या है? गलत है, राइट। यानी इस हिसाब से आप गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो अधिकरण किसमें है? भाग 14 के कम है। ठीक है, किसमें है? भाग 14 कम है। ठीक है, ये है आपके भाग 14 कम है, राइट। उसके बाद हमने क्या बताया आपको? पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिकाएं भाग 9 क में है, और सहकारी समितियां भाग 9 ख में है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के लिए जो है ना वो भाग 10 में है। ठीक, तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र किसमें है? भाग 10 में है, राइट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 68 पे। कह रहा भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा आर्टिकल, कौन सा था क्वेश्चन? 68 ना, तो है आपका आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल 51 कहाँ गया? ये वाला। ठीक है, तो भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के संवर्धन संबंधित है? तो आर्टिकल 51 है। ठीक है, आर्टिकल 51। अच्छा, अगर पूछ दे आपसे कि आर्टिकल 48 का में क्या है, तो देखिए इसमें है आपका कि पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, तथा संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 69 पे। कह निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है? तो कौन होता है? वो होता है राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, तो देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 है 154(1), ठीक है, जिसके अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है ना वो किसमें होगी? वो राज्यपाल के अंदर निहित होगी, राइट। और राज्यपाल जो है साथियों, राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है। किसका? राज्य सरकार का होता है राज्यपाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा उनके कंट्रोल से संबंधित प्रावधान दिए हैं? किसमें है वो? तो है आपका 5वीं अनुसूची में। ठीक है,
यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो हम बात करें भारतीय संविधान में वर्णित 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा उनके कंट्रोल यानी नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। राइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। कह रहा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन का प्रावधान वर्णित है? बताइए राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 में है। किसमें? आर्टिकल 80, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा अगर पूछ दे आपसे कि आर्टिकल 79 में क्या है, तो आर्टिकल 79 में आपका है संसद का गठन। क्या है? संसद का गठन। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर बात करें हम आर्टिकल 81 में क्या है, तो आर्टिकल 81 में लोकसभा का गठन है। ठीक है, किसका? लोकसभा का गठन। और आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा का गठन। ठीक है, आपसे यही पूछा था राज्यसभा का गठन। ठीक है, तो आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा का गठन है। आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा का गठन है। और आर्टिकल 79 में क्या है? संसद का गठन है। राइट, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, उन्हें कोशिकाएं कहते हैं, पट कहते हैं, धमनियां कहते हैं, नसें कहते हैं। ठीक, वो कौन सी होती हैं साथी? तो वो धमनियां होती हैं। क्या होती हैं? धमनियां, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए हृदय से शरीर के अन्य भागों में रक्त को ले जाने वाली जो वाहिकाएं होती हैं उनको क्या? धमनियां कहते हैं। राइट, और मुख्य धमनी जो है महाधमनी होती है। जो मुख्य धमनी है वो महाधमनी है, जो हृदय के बाएं नीले से जुड़ी होती है। ठीक है, जो हमारे यहाँ लेफ्ट जो नीला होता है उससे जुड़ी होती है। सिराओं में मुख्य जो सामान्यतः अशुद्ध रक्त बहता है, जो सिराएं होती हैं उनमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, किंतु फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त यानी जो है ऑक्सीजन युक्त बहता है। कौन सा? रक्त। अगर हम बात करें फुफ्फुस धमनी की, तो फुफ्फुस धमनी एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहता है। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि विषाणु जनित रोग और कौन कौन से, देखिए एक HIV आपका है। ठीक है, HIV क्या है? ये विषाणु जनित रोग है। ठीक, चेचक भी है, चिकन पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, और मिजल्स है। ठीक है, मिजल्स, ये इतने जो हमारे रोग हैं सब किसके जरिए होते हैं? ये विषाणु जनित रोग है। कौन कौन से? HIV, चेचक, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और मिजल्स। राइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। कह रहा वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ खाली स्थान कहलाता है। क्या? गलनांक कहता है, ज्वलन ताप कहता है, दहन ताप कहता है, विस्फोटन ताप कहता है। ठीक है, वो ताप क्या कहलाता है? तो साथियों कहलाता है आपका ज्वलन ताप, क्योंकि जलने की बात कर रहा है तो ज्वलन ताप ही होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ज्वलन या प्रज्वलन ताप वह न्यूनतम तापमान है जिस पर किसी पदार्थ का दहन शुरू हो जाता है। ठीक, गलनांक क्या होता है? गलनांक वह ताप होता है जिस पर ठोस पदार्थ तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, वो गलनांक होती है। और जब कोई पदार्थ वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगता है वहाँ कौन सा? दहन ताप होता है। कौन सा? दहन ताप होता है। राइट, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहा बल के आयाम खाली स्थान है। अब बताइए बल की बीमा जो है क्या है? तो बल की बीमा होती है mLT के पावर -2। क्या होती है? mLT के पावर -2, mLT के पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, और इसका मात्रक पूछे तो न्यूटन होता है। राइट,